अब हम जो फिगर बनाए थे, इस फिगर में ये जो न्यूक्लियस था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका चार्ज कितना होगा, कैसे निकालते हैं। मैं आपसे बच्चों पूछूं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। लेट अस सपोज सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मास नंबर 21, 22 अप्रॉक्स मान लेते हैं। ये 11 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या है? और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। कितने नंबर हैं? 11 नंबर है। और चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। एन की जगह कितना हो गया? 11 इंटू ई। तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया? 11E। समझ में आया? अगर एल्यूमिनियम की बात करें, चलो एल्यूमिनियम कितना होता है? 13, 26 अप्रोक्स मान देते हैं। अब मैं बोलूं इस एल्यूमिनियम की न्यूक्लियस की चार्ज कितनी हो जाएगी? तो Q इज इक्वल टू NE, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 13 इंटू ई, 13E लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक बोलता हूं कि एक एलिमेंट है X, आई डोंट नो किस टाइप का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो बताइए अब इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? Z इंटू E। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर कॉमन बात करें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? प्लस ZE। किसी को दिक्कत तो बोलो यहाँ तक पहले, नहीं तो पिछला जो फिगर बनाए थे उसमें लिखा लो प्लस ZE। प्लस ZE क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से लिखो। अब देखो, अब यहां पर जो अल्फा पार्टिकल था वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? विद वेलोसिटी u। तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mu²। किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान दो, इस न्यूक्लियस का जो सेंटर है वो लेट अस सपोज दैट ये है, और पहला जो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था वो ये है। ये एंगल थीटा कहलाएगा, थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ था। इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर। B, स्मॉल b से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो अगला हेडिंग लिख लो इंपैक्ट पैरामीटर, फिर धीरे धीरे आगे लिखते चलते हैं। हेडिंग लिख लो इंपैक्ट पैरामीटर, IMPACT, इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लो पहले डेफिनेशन। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ velocity vector of incident alpha particle from the center of a nucleus, is known as impact parameter, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और फॉर्मूला लिखने के बाद इस फिगर में थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। ये एंगल थीटा, ये B, नोट कर लीजिए फटाक से। बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पूछूं सेंटर के, इस न्यूक्लियस के सेंटर पे इंपैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जैसे ही नीचे आएगा तो B की वैल्यू क्या होगी सेंटर पे? 0। इट मींस सेंटर पर इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा। इसका मतलब अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम है तो उस समय जो अल्फा पार्टिकल है उसका डिफ्लेक्शन कम है कि ज्यादा है?
डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, ज़्यादा है, 180 डिग्री पे आ रहा है और वापस 180 डिग्री पे चला जा रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ते जा रहा है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ऊपर जाएगा तो और कम होता जाएगा। यस या नो? दोनों कॉन्सेप्ट समझ आया कि तीन कॉन्सेप्ट। इंपैक्ट पैरामीटर जीरो कहाँ होगा, सेंटर पे, और अगर सेंटर पे इंपैक्ट पैरामीटर जीरो उस समय एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ता है वैसे वैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होते चला जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 2 3 करके नोट कर लीजिएगा, नोट में लिखिए पॉइंट नंबर 1, if impact parameter is large, if impact parameter is large, then the angle of scattering is small, then the angle of scattering is small angle पे scatter होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, if impact parameter is small, if क्या बोला है, impact parameter is small, then the angle of scattering is large, then the angle of scattering is large। Third point, at the center of nucleus, impact parameter ब्रैकेट में b बराबर 0, impact parameter is 0 and have largest deflection, that is theta equal to 180 degree, and have largest scattering angle भी लिख सकते हैं, and have largest scattering angle, that is theta equal to 180 degree। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए, अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएंगे, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए तो जिस रास्ते से अल्फा पार्टिकल गई थी आफ्टर रिपल्शन, वो उसी रास्ते से क्या होगा, वापस भी आ जाएगा, है ना। तो नोट में इसी पॉइंट में आगे थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, दैट इज द अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग, that is the alpha particles traveling directly towards the center of the nucleus, directly towards the center of a nucleus, retraces its path, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ, नो दिक्कत। अब इसी फिगर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करते हैं। यहां तक सबको हो गया ना, समझ में आ गया इंपैक्ट पैरामीटर के रोल। एक एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इस पे आने का चांस है। नेक्स्ट रीडिंग होगा आपके पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, DISTANCE, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, आने का चांस 100%। इसको हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है पहले समझते हैं हम लोग। ये क्या था बच्चों आपके पास, जल्दी से बताएं। न्यूक्लियस था, शाबाश, ये था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो शेल था रहने देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, जो बात समझने का प्रयास करते हैं। सारे बच्चे देखेंगे, यहां से अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए, उस केस की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप लोग बताएंगे। ये कौन आ रहा था, अल्फा पार्टिकल आ रहा था,
ऐसे आया, क्या इस न्यूक्लियस से ये टकराएगा कि नहीं? नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। कुछ दूर से ही ये क्या करेगा? वापस अपने रास्ते से चला जाएगा। तो इस न्यूक्लियस के वो कितना दूर आया, इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी हुई, कितना क्लोज पहुंचा, इस न्यूक्लियस के कितना क्लोज अप्रोच हुआ था, पहुंच गया था, उसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब ये अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा था तो इस अल्फा पार्टिकल्स के पास था क्या? जल्दी बताइए। काइनेटिक एनर्जी। आते ही यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। वापस इसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। जहां पोजीशन चेंज होता है वहां कौन सी एनर्जी होती है? इसका मतलब अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो गया, यहां पर b बराबर जीरो है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हो गया उस केस में काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तभी वो रिट्रेस करेगा अपना पाथ। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी यहां जीरो हो गया, अब वो वापस किस में बना दिया? उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और वो कितना नजदीक पहुंचा इस न्यूक्लियस के सेंटर से? न्यूक्लियस सेंटर से ये अल्फा पार्टिकल कितना उसके करीब से करीब पहुंचा? दैट डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आ गई? तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी करना होगा। पहले डेफिनेशन लिखो फटाक से, बोले लिखिए। हेडिंग है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। द मिनिमम डिस्टेंस up to which an energetic alpha particle traveling directly towards a nucleus can move before coming to rest, and then retracing its path is known as distance of closest approach. अब थोड़ा सा देखिएगा, फिगर आराम से बनाइएगा, नीचे नोट लिख लीजिए, एक लाइन में नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। here kinetic energy of alpha particle is totally converted into potential energy। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं, पहले समझिए। अब अगर हम लोग क्लास 12th में चलें, क्लास 12th के हम चैप्टर नंबर 2 में चलें, तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, V = W/Q0 आया था, या V = KQ/R आया था। याद आ रहा है किसी को कि नहीं? K की वैल्यू था 1/4πε0 Q/R आया था। इस V को क्या बोलते थे, कोई बच्चा बता दो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना।
याद करो, करा दूं, दिमाग रिफ्रेश करो, तो इस V को बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तब क्या निकालते थे हम लोग? इस W को निकालते थे, याद करिए। तो ये W बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, V इंटू क्यू नॉट, एंड W बराबर क्या आ गया, V की जगह हो जाएगा कितना, K Q अपॉन में R, और एक और क्या हो गया ये क्यू नॉट, और K की जगह आपने क्या पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R। ये है। अब ये W क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां क्या हो रहा था, ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा था। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसका मतलब यहां पर एक चार्ज होगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं बता दूं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, ये तो बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, जल्दी बताइए आप लोग, Z इंटू ई। क्लियर? इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mu², वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताइए, देखिए 1/4 पाई कहाँ गया भाई, एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, क्यू नॉट बाई आर। तो Q की जगह क्या होगा, इसका चार्ज ले लो, Q की जगह होगा चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड क्यू नॉट की जगह होगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, अपॉन में R की जगह क्या हो जाएगा, R0। किसी बच्चे को दिक्कत तो बताओ, नो दिक्कत, बहुत इजी। ये हो जाएगा 1/2 mu² इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया 2e, ब्रैकेट में रखेंगे, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया Ze अपॉन में R0 हो गया। इसी R0 को फाइंड करना है, हो गया फाइंड। इस R0 के इधर लाओ, इसको नीचे लेते आओ। तो R0 बराबर क्या मिला, जल्दी बताएं आप लोग। R0 इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ Ze², ट्वाइस ऑफ Ze²। नहीं समझ में आया? अपॉन में क्या आ जाएगा, जल्दी बताएं आप लोग, ये नीचे आ जाएगा, अरे R0 तो ऊपर चला गया, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 mu², एंड दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो, समझ में आया? बहुत छोटा सा, 3 नंबर 2 नंबर देके चला जाता है। हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखिएगा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर, सॉरी, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। कुछ पोस्टुलेट्स हैं, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, सारे पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग एक एक जिक्र भी करते हैं और लिखते चलते हैं। पहला क्या बोलता है पोस्टुलेट, कि सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेट होता है, सेंट्रल रीजन विच इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो लिखो फटाक से, ऑलमोस्ट ऑल द मास, almost all the mass and all the positive charges of an atom and all the positive charges of an atom are supposed to be concentrated in a very small region, known as the nucleus of an atom. ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होती है, न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस की। लेकिन अगर पूरे एटम की डायमीटर की बात करें तो लगभग एटम की डायमीटर होता है -10⁻10 मीटर के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि भैया इसका न्यूक्लियस का रेंज लगभग होता है 10⁻14 से 10⁻15, और इसका एटम का डायमीटर का रेंज जो होता है लगभग 10⁻10 मीटर का होता है आसपास। तो लिख लो सेकंड पोस्टुलेट में, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, the size of nucleus is extremely small
ब्रैकेट के अंदर लिखेगा दैट इज रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली, ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है सब, ठीक है, रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 मीटर, ब्रैकेट बंद, as compared to the size of atom, as compared to the size of atom, ब्रैकेट के अंदर diameter equal to 10 to the power minus 10 मीटर अप्रॉक्स, ब्रैकेट के अंदर diameter equal to 10 to the power minus 10 मीटर अप्रॉक्स, ब्रैकेट बंद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा है, 4, थर्ड लिखिए। अब थर्ड तो बहुत आसान है कि भैया जब न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल घूमते रहते हैं, जिसका नाम क्या दिया गया था, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो फटाफट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन, negatively charged particles known as electrons which revolves around the nucleus, which revolves around the nucleus। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और बात कर रहा हूं मैं, फिगर गलत बनाया हूं, फिगर मत बनाइएगा आप लोग। क्यों गलत बनाया जानते हो, इनका फिगर ऐसे नहीं था, इनका फिगर ऐसे था, ऐसे था, स्पाइरल था, याद होगा आपको, है ना। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते थे इसके चारों तरफ, लेकिन ऑर्बिट में नहीं घूम रहे थे, स्पाइरल पाथ में घूम रहे थे। यही वजह से फंस गए भाई साहब। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी लूज करते करते अल्टीमेटली कहाँ फॉल कर जाएगा, यही कहें, और यहीं से इनकी बेचारे की कहानी खत्म हो गई। और कहानी खत्म कुछ ने किया, रदरफोर्ड ने किया, सॉरी, रदरफोर्ड की कहानी किसने खत्म किया, बोहर ने, नील बोहर ने, आई एम सॉरी, ठीक है, रदरफोर्ड की कहानी किसने खत्म किया, नील बोहर ने खत्म किया, ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक और बात बताया चौथा पोस्टुलेट में कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होगा, और एक इकट्ठा अगर देखा जाए तो ये एटम को कैसा माना जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना। एक साथ अगर देखा जाए तो इस एटम को कैसा मानेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उतने नंबर ऑफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा एटम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो फोर्थ पोस्टुलेट लिख लीजिएगा फटाफट, लिखिए फटाफट, द नंबर ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, the number of revolving electrons is equal to the number of positive charges in the nucleus is equal to number of positive charges in the nucleus. Hence atom is electrically neutral, hence atom is electrically neutral, hence atom is electrically neutral। क्या बोला इन्होंने, सब समझ में आ गया। पहला पोस्टुलेट क्या था, जल्दी बताया आप लोग, यस, सारा का सारा मास। देखिए ये अगर पहला पोस्टुलेट याद है, यही नील बोहर का भी पहला पोस्टुलेट होगा, ठीक है। दोनों लोग का पोस्टुलेट पहला क्या है, सेम है, तो याद